सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो से हम यूपी पीसीएस के लिए जो उसका ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल मींस जो यूपी स्पेशल के दो मेंस में पेपर हैं वो, प्लस प्रीलिम में भी इस बार एक इंट्यूजन है कि क्वेश्चन पूछ सकता है अपने स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको जो लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको यूपी को इस बार इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, ब्लंडर बिल्कुल मत करना। ठीक, तो अब सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। इस वीडियो से हम प्री और मेंस दोनों को तैयार करेंगे। जहाँ पे प्री से रिलेवेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा, जैसे इस वीडियो में मेजरली, क्योंकि हमें एक ओवरव्यू लेना है यूपी का, तो ये प्री से रिलेटेड ज़्यादा है। इसके बाद जो आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल आएंगे और मेन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और, मेरा जो मेन मोटो है ना आपको बताने का, वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि सबसे बड़ा ये है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, बीच वाले सब गायब है। अब कमीशन क्या करता है ना, बीच से 4 डिस्ट्रिक्ट उठा लेगा, 1 2 3 4, और बोलेगा इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। तो तब आपकी काम आती है समझ। समझ मतलब जो आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी होगी, फिर आप लॉजिकली उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी हिसाब से हम इसी क्रोनोलॉजी में ठीक से समझते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले आता है अपना, ये आप यूपी को एकदम ध्यान से देखना, इस मैप को धीरे धीरे देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डेली एक दिन में बैठ के रटना नहीं है, आराम आराम से अभी अपने पास है। मेरे आपसे प्रॉमिस है कि आपको मैं नेक्स्ट 35 डेज में पूरी करा दूंगा, मिड अगस्त तक, तो आप बिल्कुल तब तक इसको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसकी शेप देखिए, एक रेक्टेंगल सा लग रहा है ना आपको। ठीक है, तो रेक्टेंगल की क्या चीज़ है, लेंथ उसकी बड़ी होगी, ऑब्वियसली लेंथ बड़ी है। कितनी लेंथ है, वो है लगभग 650 किलोमीटर। ठीक, जो ब्रेड्थ है वो कम होगी ऑब्वियसली, कितनी है, 240 किलोमीटर। तो बस रेक्टेंगल है, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं इस स्लाइड पे। ठीक है, अब यूपी के बारे में ना, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि प्री से रिलेटेड ज़्यादा है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी स्टेट को प्रिपेयर कर रहे हो तो एक होनी चाहिए, उसको देखते हैं। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद यूपी फोर्थ स्टेट है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो एरिया कितना है ये मैंने लिख दिया, 7% की समथिंग है। दो चीज़ें आपको तैयार हुई, एक जो लॉन्गिट्यूड होती है जहाँ से हम अपना टाइम ड्राइव करते हैं, तो वो एकदम यहाँ बीच से जाती है, ये मिर्ज़ापुर के, मिर्ज़ापुर है, तो आपको इससे याद रखना है, मिर्ज़ापुर से निकल के जाती है, इसके पास, मिर्ज़ापुर के पास से। ठीक, नेक्स्ट है शेप। शेप मैंने आपको बताया इसकी रेक्टेंगुलर है, ऐसे रेक्टेंगुलर है, तो शेप पे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको एक जनरल समझ के लिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे समझ काम करती है, अब कोई बोले कि लखीमपुर से बांदा जाने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, अरे ये कैसे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा होगा तो कोई यहाँ से कनेक्ट करके इधर कहीं जाएगा, ये। तो यहाँ पे समझ काम आती है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में, कि अच्छा अगर एक्सप्रेस वे पूछे हैं, मुझे याद नहीं है, तो मैं लॉजिक लगाऊंगा कि लखनऊ से आगरा, कि लखनऊ यहाँ पे है, आगरा यहाँ पे है, तो ये तो मतलब छोटा हुआ, ये मतलब लेंथ वाइज पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लगा रखी है, आप उसको पॉज करके आराम से देखना, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है और कितने डिस्ट्रिक्ट किससे टच करते हैं वो भी है। ठीक है, तो मेन मोटो ये भी है कि आपका ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लेना, उसमें इलेबोरेट करने जैसा कुछ नहीं है, देख के आप समझ लेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूपी के कौन से जिले यूटी से टच करते हैं। यूटी कौन सा होगा अपना, यहाँ पे दिल्ली आएगा, ये दिल्ली है, तो दिल्ली से कौन कौन से टच करते हैं, तो एक है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जिसको हम नोएडा भी बोलते हैं। अगला है गाजियाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, ये दो ही जिले हैं, इन दोनों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है एमपी। एमपी ऐसा स्टेट है, ये देखिए यहाँ पे सब एमपी है, ये सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है यूपी से, एमपी। तो फिर सबसे कम कौन करता है उसको भी देख लेते हैं, वो है एचपी। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। ये देखिए सहारनपुर है अपना, सहारनपुर के पास ये जो छोटा सा रीजन है यहाँ पे पोंटा साहिब के उधर, ये टच करता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट कौन सा टच करता है, तो सहारनपुर, एक ही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, ये याद हुआ आपको। अगला है सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पे, ये देखिए, ये सोनभद्र है इधर, ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, झारखंड, ठीक है, सॉरी ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये अपना एमपी है। तो 1 2 3 4 से सोनभद्र टच कर रहा है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये मैं आपसे बोल रहा था, ये मैप है, ये
किस स्टेट से कर रहा है, कौन से जिले हैं, उस जिलों की संख्या क्या है, एक बार आप मोटा मोटा देख जाना। ठीक है, इसको रटने मत बैठना, बस आपको एक बार देख लेना। जैसे ये मैंने आपको करा दिया, ये मैंने आपसे करा लिया है राजस्थान, क्योंकि दो ही टच कर रहे हैं, इसको देख लेना। सोनभद्र ये आराम से कर लेना, एक ही है। छत्तीसगढ़ से आप देख लेना। तो बचे कितने, 2-3 जिले बचे, आराम से बैठ के आप देख लेना। ठीक, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, ये यूपी का मैप है। अब जो शुरू हो रहा है ये मेन से रिलेटेड है, मीन्स आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे आपको पता है उत्तराखंड का रीजन है। उत्तराखंड की कौन सी रेंज आएगी यहाँ पे, शिवालिक आएगी, शिवालिक। तो यहाँ का जो ये रीजन है, सहारनपुर वाला जो रीजन है, मेनली पर्टिकुलर है, ये शिवालिक रेंज में आता है। कौन सी रेंज में आता है, शिवालिक रेंज में। तो आपको कोई रटना थोड़ी पड़ा भाई, पहाड़ से जो भी टच कर रहा होगा जिला, जैसे देहरादून से टच कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि शिवालिक की रेंज है, तो शिवालिक की रेंज यहाँ तक आती है। ठीक, अगला, अब ये ऊपर का रीजन एकदम, आपने अगर उत्तराखंड या फिर यहाँ पे अगर नेपाल है, सपोज ये नेपाल है, तो नेपाल क्या है, नेपाल के नीचे तराई वाला रीजन है सब। तो ये भी तो ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज ही तो है इंडिया और नेपाल के बीच में, वैसे तो कोई क्लाइमेटिक बाउंड्री थोड़ी है। तो ये भी तराई का रीजन है, यहाँ भी रिवर आती है काफ़ी सारी। तो ये सारा तराई का रीजन है, तराई और भावर का। ठीक है, तो इसको कंबाइंडली हम देखते हैं, भावर एंड तराई, इस रीजन को समझ लेना। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा कि अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो किन डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो इधर की ऊपर की कोई डिस्ट्रिक्ट होंगी यूपी की, ठीक है, इनमें से होगा प्रोडक्शन कहीं ज़्यादा होगा। तो अभी देखेंगे हम धीरे धीरे, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में समझा रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको फिर मिनरल्स और ये बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो याद करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, ये एमपी से टच कर रहे हैं हमारा, किससे, ये एमपी है। तो एमपी क्या है, प्लेट्यू रीजन है, पठार है। तो यहाँ भी तो सब पठारी होगा, ये भी तो सब पठारी रीजन होगा। तो इसको बिल्कुल सदर्न प्लेट्यू रीजन के अंडर में आता है। देखिए यहाँ पे बुंदेलखंड आ जाएगा, बाघेलखंड आ जाएगा। तो ऐसे करके हमें समझना है कि ये भाई एमपी से टच कर रहा है तो पठारी रीजन होगा, और ये अपना देहरादून से या फिर उत्तराखंड से कर रहा है तो थोड़ा पहाड़ी होगा, नेपाल से कर रहा है तो तराई का होगा। ठीक, अब बीच में जो बचा, तो यहाँ पे मेन गंगा जाती है बह के। ठीक है, तो गंगा, इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे हम, ये हुआ गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन। ठीक, इसके अलग अलग डिवीजन है कि ये अपर है, अपर गैंगेटिक, ये मिडिल गैंगेटिक, ये लोअर गैंगेटिक, वो बात की चीज़ है, उसके बारे में आप बिल्कुल मत जाइए। वो हम सॉयल और जब इसकी पूरी जियोलॉजी समझेंगे उसके बाद देखेंगे इसको। ठीक है, तो अब एक आपको कंटेक्ट समझ में आया कि अच्छा यूपी मतलब क्या है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सॉयल, इसके मिनरल्स, वहाँ की रॉक्स कैसी हैं, क्योंकि देखिए इसी से रिलेटेड होता जाएगा धीरे 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 धीरे, और आज ही आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। ठीक है, सो थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। सो इस वीडियो में हम अपनी यूपी स्पेशल ज्योग्राफी को कंटिन्यू रखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जियोलॉजी ऑफ यूपी। अच्छा, जियोलॉजी ऑफ यूपी से पहले आपको क्या पता है कि इंडिया में कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, और उससे भी पहले, पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ की क्रोनोलॉजी, उनकी क्रोनोलॉजी पूछता है कि ओल्डेस्ट कौन सी है, उसके बाद न्यूएस्ट 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 ऐसे कुछ करके पूछता है कि सबसे पुरानी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे क्रोनोलॉजी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यही याद करा देता हूँ, क्रोनोलॉजी। ठीक है, पहले रॉक्स भी पढ़ा देता हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं रॉक्स। आपको पता है ए बी सी डी आपने पढ़ी है, ठीक है। तो लेकिन वो जो आपने पढ़ा है उसको भूल जाइए, आपको क्या करना है, ए से लेके डी पे जाना है, फिर सी, फिर बी, ऐसे डी, फिर इधर, फिर इधर, इधर ऐसे आना है। तो पहले ए से आर्कियन पहली, दूसरी से डी से धारवाड़, फिर तीसरी है अपनी सी से कडप्पा, चौथी है वी, ये वाला वी, ये वाला नहीं है वी, ये वाला नहीं, ये वाला आप इसको एज्यूम कर लेना, वी से विंध्या। ये चार हो गई, चार और बची, वो मैं आपको मैप से समझाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये भी मैप से ही समझनी है आपको। चार में देखिए ऊपर हिमालय है, तो पहाड़ पे कौन सी मिलती है ऐसे याद रखना, बस हमें चार और याद रखनी है। पहाड़ पे मिलती है टर्शरी, टर्शरी रॉक्स। ठीक है, ये प्लेन रीजन है, ये पूरा प्लेन है। इस प्लेन रीजन में कौन सी मिलती है, इसमें मिलती है क्वार्टिनरी, क्वार्टिनरी। ठीक है,
तो 4 वो 2 ये 6 हो गई। यहाँ पे अपना पठारी रीजन है, गोंडवाना मिलती है, गोंडवाना। और इधर दक्कन की ट्रैप मिलती है, डक्कन ट्रैप, इसको डक्कन ट्रैप बोलते हैं, डक्कन ट्रैप। तो देखिए 1 2 3 4 4, ये 8 की 8 आपको याद होगी। आप इसको समझ लेना, सबसे नई ये आपकी टर्शरी वाली है, ठीक। अब सेम चीज को हमें अप्लाई करना है यूपी पे, ठीक। अब देखिए ये पूरा पहाड़ से टच कर रहा है ना, ऊपर क्या है, यहाँ पे उत्तराखंड है, ये नेपाल है, तो पहाड़ी रीजन है। तो यहाँ पे आसपास की जो यहाँ की रॉक्स होंगी वो कैसी होंगी, पहाड़ जैसे ही कुछ इसमें स्ट्रक्चर मिलता होगा, तो इसको बोलते हैं टर्शरी। 1 सेकेंड, टर्शरी रॉक्स। चट्टानी समझ में आ गई? कुछ रटना पड़ा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, आप आराम से बस समझते जाइए, ठीक है। अब ये एमपी है, यहाँ से विंध्या, जो विंध्याचल पर्वत है उसकी रेंज निकल के जाती है, ये पहाड़ है विंध्या, इसको विंध्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी रॉक्स होंगी, इधर विंध्याज होंगी। कुछ समझना पड़ रहा है? आप बस समझते जाइए, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है, यहाँ पे क्या है ना, ये जो रीजन सोनभद्र वाला रीजन है, ये देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है, तो ये पूरा क्लाइमेटिक, ये एक जियोलॉजिकल बाउंड्री है थोड़ी ना इस पे, तो ये पूरा रीजन पठारी है, गोंडवाना टाइप की रॉक्स मिलती है यहाँ पे, गोंडवाना। तो ये जो सोनभद्र वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे गोंडवाना रॉक्स मिलती हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? नहीं आया तो आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे एक सोन वैली भी है, सोन वैली, वहां पे गोंडवाना रॉक्स आपको मिलती हैं, ठीक। और यहीं पे थोड़ा सा 1 सेकंड में इसको ग्रीन में ले लेता हूँ, ये सोनभद्र में ही है, आर्कियन मिल जाती है, ठीक है, सोनभद्र से आसपास के रीजन में। तो बेसिक थिंग इज दैट, आपको देखिए बीच में यहाँ क्या मिल रहा है, इस बीच को आपको याद रखना है, बीच में मिलती है प्लेन में, मैं आपसे बताया था क्या मिलती है यहाँ पे, क्वार्टिनरी, क्वार्टिनरी रॉक्स पूरे इस रीजन में, गंगा का जो है पूरा प्लेन है। तो अब आपको रॉक समझ में है, इसी से आपको धीरे धीरे एकदम डेवलप करते जाना है, आपको पता नहीं चलेगा। मिनरल्स की बात आएगी तो यहाँ पे कौन से मिनरल्स होंगे, बालू वगैरह होगी बस। ऊपर क्या होंगे, यहाँ पे कंकड़ पत्थर होंगे। मिनरल्स मेनली कहाँ पे होंगे, तो गोंडवाना में यहाँ पे कोल होगा, और यहीं पे जो आर्कियन की चट्टानें हैं उसमें ये यूरेनियम और थोड़ा बहुत जो पाया जाएगा वो इस रीजन में। बस आपको ये रीजन याद रखना है। मेरा आपको समझाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिंपल सा, कि आपको ये पता है कि जितना मिनरल्स मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अगले इसको अगली स्लाइड में समझते हैं। देखिए मिनरल्स कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर क्वेश्चन में कुछ यहाँ से कोई डिस्ट्रिक्ट उठा के दे देगा तो आपको उनको एलिमिनेट करके इसको मार देना है मिनरल्स के लिए, ठीक है। अगली चीज, अगर कुछ वो पूछेगा कि भाई प्रोडक्टिविटी कहाँ पे अच्छी है, या कोई फसलों के बारे में पूछेगा तो इस रीजन में फसलें अच्छी होंगी, तो आपको इसको एज्यूम करना है, इन सबको एलिमिनेट कर देना है। जो ड्राई लैंड के बारे में पूछेगा तो ये बुंदेलखंड का रीजन है, तो यहाँ पे ड्राई लैंड मोटा अनाज होता होगा। तो आपको क्या है ना, इतने बड़े यूपी में जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको एकदम क्रिस्प सोचना आना चाहिए कि अच्छा उसने कुछ पूछा है कि भाई आयरन कहाँ मिलेगा, आप मुझे बताइए, चलिए आयरन कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ की जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी यहाँ पे मिलेगा, इधर तो नहीं मिलेगा ना, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अप्लाई करना है, ऐसे धीरे धीरे आपको समझते चलना है, ठीक। अब अगला है कि जो यूपी है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ऑब्वियसली था ही, इंडिया गोंडवाना का ही पार्ट था, तो इसमें तो कुछ ऐसे ज़्यादा समझना नहीं है। मेरा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आर्कियन रॉक्स, आर्कियन रॉक्स में क्या होता है, नीस, ग्रेनाइट, शीस्ट, तो ये इस रीजन में मिलता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जिला हो गया कि बस सोनभद्र में मिलेगा, ये एक रीजन है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है, तो ये यहाँ भी मिल सकता है, थोड़ी बहुत चट्टानें यहाँ भी मिल सकती है। एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन देगा तो वो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कोई क्लोज ऑप्शन ना दे, अदरवाइज उसका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आर्कियन यहाँ पे हुआ, तो नीस, ग्रेनाइट ये सब मिलेगा। विंध्या आपको पता है, ये वाला रीजन है विंध्या। गोंडवाना एक बहुत छोटा सा पोर्शन है गोंडवाना का, बस यहाँ पे समझ लेना, गोंडवाना बहुत थोड़ा सा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोल मिलता है, ओके। टर्शरी पहाड़ वाला रीजन हो गया पूरा, और अपना ये क्वार्टिनरी ये पूरा प्लेन, गेंगेटिक प्लेन का रीजन हो गया। तो आपको कुछ समझने में इशू आ रहा हो तो मुझे बताइए, इजी है, आराम से समझना। इस पे ही देखिए एक क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि डिवाइड यूपी इनटू
ज्योग्राफिकल रीजन एंड राइट इट सिग्निफिकेंस, कि आपको यूपी के ज्योग्राफिकल रीजन में उससे डिवाइड करना है सबसे पहली चीज, और उसका महत्व बताना है, महत्व बताना है, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए, ये अपना फिजिकल रीजन है यूपी के। आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में कराया था शिवालिक। शिवालिक कहाँ पे, अब याद करते चलिए, ये रीजन है सहारनपुर वाला रीजन। तो यहाँ पे शिवालिक की जो छोटी मोटी रेंज आती हैं उनके कुछ नाम है, जैसे अमसोट, मैं हिंदी में लिखता हूँ, अमसोट, बहनसिया, बहनसिया, नेक्स्ट है शाकुंभरी, शाकुंभरी। तो ये सब सहारनपुर वाले रीजन में है, आपको इसे याद रखना है। क्यों, ये प्री में आपके पूछ सकता है, ठीक। एक नेक्स्ट पॉइंट ये है अपना, एक चीज और इसमें रह गई, वो है मोहंड, MOHAND, या फिर इसको हिंदी में लिखिए मोहंड। ये एक पास है, आप जब देहरादून जाते हैं ना इधर सहारनपुर से, तो ये पास पड़ता है, मतलब ये एक, तो ये एक दर्रा पड़ता है, ठीक है। बस ये इतना याद रखना है, मोहंड पास, ठीक। भावर एंड तराई, अब देखिए ये पूरा भावर और तराई का रीजन है, भावर एंड तराई का। तो यहाँ पे क्या होगा समझना आप, पानी ज्यादा होगा, दलदली भूमि होगी, तो क्या होंगे यहाँ पे, मच्छर भी ज्यादा होंगे उसकी वजह से। तो यहाँ पे मच्छर से क्या होंगी, बीमारी। तो अगर बीमारी अगर आए कि आप देखना, यूपी का मैप देखना, यहाँ पे ये सोनभद्र नहीं है, सॉरी, बहराइच वगैरह हैं इधर। तो यहाँ पे क्या है ना, डिसीज बहुत है, ज़्यादा बीमारियाँ रहती हैं। HDI में भी ये पिछड़ा हुआ एरिया है, क्यों, क्योंकि ये तराई का रीजन है। ऐसे ही हमें लिखना होता है, गेंगेटिक प्लेन। अब ये पूरा गंगा का मैदान है, ये बीच वाला, इसको मैं ग्रीन से देख लेता हूँ। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मोटा मोटा, बस आपको ऐसे खुद से मार्क कर देना है, कोई इसकी ऐसी क्लाइमेटिक या फिर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, आपको मोटा मोटा इसको रोहिलखंड बोल देंगे, रोहिलखंड प्लेन। एक बीच वाला ले लीजिए, इसको अवध, अवध किसको बोलते थे, लखनऊ को, तो उसी के नाम पे अवध प्लेन। और ये पूरब में है तो इसको पूर्वांचल, पूर्वांचल। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये नीचे MP से टच करता है, तो पठारी वाला रीजन है, तो ये रीजन इसको बोल देंगे हम बागेलखंड, बागेलखंड। और ये हो गया अपना बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक। तो कुछ आपको रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ेगा। अब जो वो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, अब आपको इसको डिवाइड करना है यूपी को, ठीक है। तो आप कैसे कर लेंगे, ऑब्वियसली भाई तराई का रीजन हो गया, एक एक अपना गेंगेटिक प्लेन का रीजन हो गया, एक पठारी रीजन हो गया, ठीक। अब इनको दो दो सब पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए, कि भाई पठारी में बागेलखंड आ गया, बुंदेलखंड, गंगा के 3 ये रीजन। तो ऐसे करके आपने इसको पहले तो डिवाइड कर दिया, प्लस इसका सिग्निफिकेंस लिख दिया। सिग्निफिकेंस कैसे लिखा, सो यूपी का मैप अपना ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा दूसरा लेते हैं, ये यूपी का एक मैप हुआ अपना। अब आपको पता है कि अगर आपको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो आप कर लेंगे, कि डिवाइड कैसे रीजन में, कि एक गेंगेटिक प्लेन वाले में कर लो, एक भावर और तराई वाले में कर लो, और एक नीचे प्लेट्यू वाले रीजन में कर लो। प्लेट्यू को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, बुंदेलखंड, बागेलखंड, गंगा को 1-2 पार्ट में, सब में नहीं करना, आप बस थोड़ा थोड़ा करते जाइए। अगला आएगा इसका सिग्निफिकेंस कैसे लिखना, महत्व क्या है। आपको पता है यहाँ पे रिसोर्स मिल रहा था, तो ये रिसोर्स रिच रीजन है, संसाधन अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक। सोनभद्र वगैरह यहाँ पे जिले पड़ेंगे, एग्जाम्पल के लिए गोल्ड वगैरह लिख देना, गोल्ड, कोल, ठीक। अब ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, इस रीजन में क्या होता है, यहाँ पे इरिगेशन की थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि बेडलैंड टोपोग्राफी है, इसीलिए यहाँ पे मोटा अनाज, मिलेट्स पैदा होती है इस रीजन में। तो आपने ये भी लिख दिया, सिग्निफिकेंस ही तो लिखना है। अब ये पूरा गेंगेटिक प्लेन है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्योंकि पानी है, प्लस एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल, सॉइल भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे गन्ना, चावल, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक। ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पे भावर और तराई का रीजन है, तो कंकर पत्थर होते हैं भावर में, तो उसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर उतनी अच्छी नहीं होती, और तराई वाले रीजन में फ्लडिंग की सिचुएशन ये सब रहती है। ऐसे करके आप अपना आंसर बना लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आज ही, ठीक। सो इस वीडियो में हम मिनरल्स रिसोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश देखेंगे, ठीक है। अब मिनरल्स देखिए, मेजरली यूपी में बीच से गंगा निकलती है, तो मिनरल्स नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, 2-3% है, तो ज़्यादा मिनरल्स है नहीं।
और आप मुझे बताइए अगर मिनरल्स होंगे भी तो कहाँ पे ज़्यादा होंगे, नॉर्थ यूपी में या साउथ यूपी में? साउथ यूपी, क्योंकि वो पठारी राज्य मध्य प्रदेश से टच करता है तो वहाँ पे होंगे। और जितने भी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ही आप देखेंगे कि मिनरल्स मिलते हैं। तो आइए इसको बहुत आराम से समझते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले ये देखिए, ये गवर्नमेंट की मैप है, तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए? आयरन, 1 सेकेंड, ये आयरन इंपॉर्टेंट है। एक आप एवेस्टस याद रख सकते हैं, बॉक्साइट, कोल, गोल्ड एंड आपका क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, ये सब देखिए मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे, ऐसे बुक से पूरा ये याद नहीं होगा। ठीक, अब ये देखिए नॉर्थ यूपी, यहाँ तो नीचे से ये तो पूरी गंगा जा रही है नीचे, तो ऊपर क्या मिनरल्स होंगे भाई? ऊपर ये यहाँ पे पूरा पहाड़ था, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है, तो यहाँ पे बस पहाड़ से टच करते हुए थोड़े बहुत मिल जाएंगे मिनरल्स, लेकिन पत्थर वगैरह ही मिलेंगे, क्योंकि रिवर जब फ्लो करती है तो वो कंकड़, पत्थर, बालू, बालू मतलब सैंड, यही सब लेके जाती है। और क्या है, तो पूरे इस रीजन में यही मिलेगा ऑलमोस्ट। कुछ स्पेसिफिक जगह पे एक दो मिनरल्स मिलते हैं, उसको मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मिनरल्स में कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये सदर्न साइड है, ये एमपी से टच कर रहा है, इधर झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ भी नीचे है, तो ये मिनरल बेल्ट ये है अपनी, कहाँ की है? इंडिया की है पूरी, तो इंडिया में ये भी आ जाता है, सोनभद्र जिला भी यहाँ पे। ठीक है, एमपी क्योंकि पठारी राज्य है, तो पठार मतलब प्लेट्यू, इसके जो अपवर्दन है उससे कुछ मिनरल्स मिलते हैं, इसको भी हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पहले इसी जिले को पकड़ते हैं, सोनभद्र। ये देखिए रिहंद रिवर है, रिहंद के नाम से यहाँ पे डैम है, पहली चीज तो ये याद रख लेना। दूसरा, एक रिवर है कन्हार, सोन रिवर है। तो देखिए सारे मिनरल्स ऑलमोस्ट यहीं पे मिल रहे हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? जैसे कोल यहाँ पे मिलेगा, आपको पता है, क्योंकि सोन वैली है यहाँ पे, एक घाटी है। प्लस मैंने आपसे बताया था कि गोंडवाना, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो भी यहीं पे है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कोल मिलता है। ठीक, अगला आता है अपना लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ये जो मिर्जापुर वाला रीजन है और सोनभद्र, इसमें मिलता है। ठीक है, अब वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि मिर्जापुर में मिलता है या सोनभद्र में मिलता है, क्योंकि मिनरल क्या है, कोई एक पत्थर है। अब वो सोनभद्र में भी है और कहीं मिर्जापुर के किसी एक क्षेत्र में वो पत्थर मिल गया, तो फिर क्या, फिर तो उस क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर ऐसी एम्बिग्यूटी को थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं। वो पूछेगा तो आपसे मोटा मोटा पूछ लेगा कि एक आध जिला यहाँ का डाल देगा और फिर यहाँ क्या कुछ डाल देगा। तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या मिलता है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, और क्या मिलता है, डोलोमाइट। एक चीज और मिलती है लाइमस्टोन से जुड़ती हुई, मार्बल। तो तीनों ये देखना आपको सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। कहाँ मिल रहा है? मिर्जापुर, सोनभद्र में। ठीक, अगला मेजर रीजन है ये ललितपुर का, इसको मैं ब्लू से करता हूँ। ठीक है, ये ललितपुर का है। तो ललितपुर में क्या मिलता है, एक आपको याद रखना है, रॉक फॉस्फेट। ये खाद में यूज होता है, खाद मतलब फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर में होता है। तो ये कहाँ मिलता है? ललितपुर में, थोड़ा बहुत यहाँ बांदा में भी मिलता है, तो इसको नहीं, मेन ललितपुर है। ठीक, अगला कोल, आपको पता है ये यहाँ पे मिल ही रहा था, कोल भी आपका हो गया। डायमंड एक मिनरल आता है, ये कहाँ मिलता है? ये यहीं पे इस बांदा में, बांदा में, और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में, ये मिर्जापुर है। तो देखिए कहाँ मिल रहे हैं, इन दो तीन जिलों में मिल रहे हैं, वो भी सदन में। तो ऐसा सच इसमें कुछ है नहीं। एक मिनरल आपको और इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है यूरेनियम। यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। तो रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम, ये दो स्पेसिफिक आपको याद रखने हैं, कहाँ पे? ललितपुर में। बाकी कोल, गोल्ड, ये सब पूछेगा तो सोनभद्र आप मार देना, क्योंकि सोन मतलब सोना, सोने से सोना यही मिलता है। ठीक, एक चीज और है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपर के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, तांबा, कि तांबा कहाँ मिलेगा। तो देखिए ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, मेन तो राजस्थान में होता है, लेकिन अगर यूपी में होगा तो यूपी में या तो इधर कहीं होता, थोड़ा बहुत मिलता होगा, लेकिन मेजरली ये भी ललितपुर में ही मिलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन चीजें यहाँ से ज्यादा पूछ लेता है। और मैं आपसे बोल रहा था कि नदर्न साइड में, ये जो यूपी का पूरा नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पे क्या मिलता है? तो बालू वगैरह तो मिलती है, बस जो रामगंगा है वहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड भी मिल जाता है, लेकिन बहुत रेयर है, ऐसे पूछेगा नहीं। तो आपको अगर मिनरल्स पे कुछ आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर के जितने भी जिले होंगे उनको एकदम छोड़ देना है।
कि वहां से होगा ही नहीं आंसर। आंसर कहाँ से होगा? साउथ के डिस्ट्रिक्ट से होगा, और साउथ में भी मिर्जापुर, सोनभद्र और ललितपुर, इन 3 में होगा। ललितपुर के आप याद कर जाना, अगर इसके याद है तो बस आप फिर मार देंगे टिक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी में वो मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों साथ साथ नहीं देगा। ठीक है, तो बस इतना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन भी आएगा तो आपको क्या आना है मेंस में, इसको कैसे यूज करना है। मेंस में आपने एक ऐसे डायग्राम बनाया, फटाफट कोई क्वेश्चन पूछा तो ये रीजन ऐसे मार्क किया और बोल दिया कि मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, ऐसे ये इसको बोल दिया कि ये मिनरल रिच रीजन है यूपी का, और ये वाला रीजन भी मिनरल रिच है, थोड़ा बहुत स्कार्स में यहाँ पे स्कैटर्डली मिलता है, बस ऐसे 1-2 पॉइंट मार देना, बस ये, और कुछ नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है, आपका ही मिनरल वाला चैप्टर हो गया है। तो बिल्कुल भी इसमें ये मत सोचना कि फोमो कभी आपको कुछ छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है, पूरी गवर्नमेंट की साइड से प्लस जितने भी रिसोर्सेज है वहां से एकदम रिलेवेंट है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट देखते हैं। इस वीडियो में हम सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश देखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। ये देखिए सॉइल्स ऑफ यूपी। अब देखिए इसमें जो पेडोजेनेसिस है ये सॉइल की फॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, ये स्टडी होती है जेनेसिस ऑफ सॉइल। ठीक है, कैसे सॉइल जनरेट हो रही है। तो बस ये टर्मिनोलॉजी किसी एग्जाम में मैंने देखा था पूछी थी, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। पूछ भी लेता है कभी कभी, आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल्स ऑफ यूपी। देखिए यूपी में एज सच इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है सॉइल का, लेकिन सॉइल्स ऑफ इंडिया मेरा मेन मोटो है, आपको सॉइल्स ऑफ इंडिया इसमें बताना, उसके साथ साथ यूपी में कैसे वो चीज़ आप देख सकते हैं रिलेट करके। ठीक है, अगला हम मेंस का देखेंगे कि मेंस में सॉइल को अगर कुछ आता है लिखने के लिए तो क्वेश्चन लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले चलिए मेन से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया, ठीक है, सॉइल से, सपोज आया ब्लैक सॉइल से, किसी भी से भी आ सकता है, एलुवियल से आ गया मान लीजिए, चलिए मैं एलुवियल डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप एक सिंपली इसको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा कि कितने परसेंट है, क्या है एलुवियल सॉइल। ठीक, अगला हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहला पॉइंट आप या तो वहां सोच लीजिए या फिर पहले से सोच के चाहिए कि ओपन एंड, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन अपना आता है, तो सिंपल सा हमें क्या लिखना होता है, अगर वो पूछता भी ऐसे ही है कि ब्लैक सोइल के बारे में बताइए, ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए, शॉर्ट नोट लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन के बाद कि ये कहाँ पाई जाती है। इंडिया में पूछेगा तो इंडिया में, और यूपी में पूछेगा तो आपने लिख देना है जहाँ भी पाई जाती है। जैसे यहाँ कहीं मिलती होगी तो आपने बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, इन सब रीजन में लिख दिया, आपने रीजन लिख दिया कि यहाँ पे मिलती है। अगला पॉइंट आपका आएगा कि ये बनती कैसे है, तो भाबर, तराई, बांगर, खादर। तो ये जो बांगर और खादर का मेन टाइप है ये एलुवियल को बनाता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल नाम हिंदी में इसका जलोढ़ मिट्टी, जल को ओढ़ के आती है। तो आप इसमें कैटेगराइज कर दीजिएगा कि बांगर और खादर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। बांगर मीन्स ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर मीन्स न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक, ये इसके टाइप में भी आ जाएगा। तीसरा आपको लिखना है कि इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है, अधिकता रिच किस में होती है, तो अधिकता ये मैं आपको अभी बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। चौथा आपको लिखना है कि किस चीज़ की कमी होती है। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा कि ये क्रॉप कौन सी सपोर्ट करती है। बस ऐसे ही तो बनता है क्वेश्चन। अब आप देखिए एनपीके मैंने आपको बताया था, एन नाइट्रोजन सिर्फ एलुवियल में होता है और किसी सोयल में नहीं होता। जितनी भी सोयल है, किसी भी सोयल में, 8 सोयल है हमारे यहाँ मेजरली इंडिया में, किसी में नहीं है। पी फॉस्फोरस ये तो किसी भी सोयल में नहीं है, और के ये सब में, एक एरिड सोयल होगी उसमें नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए, आप सब में मान के चलिए इसको। ठीक, तो अब क्वेश्चन वो आ जाए ये जो है अपना कि किस चीज़ में रिच है, तो आप लिख देंगे कि भाई नाइट्रोजन अच्छी है इसमें और ये पोटेशियम अच्छा है, अधिकता लिख दिया आपने। अब लिखेंगे कमी कि इसमें फॉस्फोरस की कमी होती है, अगला पॉइंट ये आ गया। फिर ये क्रॉप कौन सी सपोर्ट करती है, तो गन्ना, चावल, ये सब। चैलेंजेस क्या है और सॉल्यूशन क्या है, हो गया आंसर आपका कंप्लीट। तो यूपी की सॉइल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक यूपी का मैप ड्रॉ करना है। ठीक, सबसे ऊपर आपको पता है ये भाबर का रीजन है यहाँ तक, और ये फिर तराई का रीजन आ जाता है। तो भाबर और तराई, इस पे कोई इंडिविजुअल अलग से सॉइल पूछेगा नहीं। ठीक है, ये प्री में पूछ सकता है, मेंस का इसमें कुछ नहीं बनता। अगला है एलुवियल। एलुवियल पे पूछ सकता है और पूछता ही एलुवियल पे ज़्यादातर। ये गैंगेटिक प्लेन है, गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है। एलुवियल को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, बांगर और खादर। इसका देखिए आप मैप भी बना सकते हैं बांगर खादर का। कैसे, ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपने इसका मैप एक बनाना ही है। ठीक है, इसको आप छोड़ के मत जाइएगा, ऐसे कुछ करके ये आपने
रीजन दिखा दिया है। सपोज ये कोई रिवर जा रही है, ये गंगा है, ठीक। तो इसके जो पास का रीजन है, ये इसको आपने बोल दिया ये खादर है, और मैं ग्रीन से कर देता हूँ। जो थोड़ा सा इससे दूर रहता है रीजन, ओल्ड एलुवियल सोइल जो मिलती है, उसको बोलते हैं बांगर। तो ये मैं भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक। अब मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ कि ये जो राजस्थान से टच करता है, यहाँ पे एलुवियल सोइल मिलती, वो अरावली सोइल मिलती है। तो अरावली सोइल कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं पूछेगा। बहावर तराई आपको पता चल गए हैं, ठीक है। एलुवियल का आपको ये डायग्राम और ये रीजन पता चल गया है। विंध्या, अब आपको पता है कि विंध्या की पहाड़ी यहाँ से जा रही थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो विंध्या की सोइल भी यहाँ मिलती है, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। बुंदेलखंड का एक बनता है कि ये बुंदेलखंड रीजन है, ये वाला। इसको, इसमें दो सॉइल मिलती हैं, ब्लैक और रेड। अब क्योंकि इसके रीजनल नाम है, तो आपको ये रीजनल नाम प्री के लिए याद रखने हैं, और मेंस में पूछेगा तो आपको दो सॉइल मेन याद रखनी है, पहली एलुवियल और दूसरी ये बुंदेलखंड की रीजन वाली, ठीक। तो इसमें जो ब्लैक सॉइल होती है, इसको दो नाम से जानते हैं बुंदेलखंड में। एक होता है माड, ओके, दूसरा है कावर। ये दोनों मेंस में आएगा तो आपको दोनों नाम मेंशन करने हैं, प्री में पूछेगा तो आपको ये बुंदेलखंड में ब्लैक वाला देख लेना है, ठीक है। और रेड को दो नाम से जानते हैं, परवा, और दूसरी है राकर भूमि। ये राकर थोड़ी सी फर्टाइल होती है, और ये कम फर्टाइल होगी ऑब्वियसली एज कंपेयर टू दिस। ये माड़, इसमें कॉटन थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है, ये स्पेसिफिक नहीं है। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि दो सॉइल मेजरली एलुवियल और बुंदेलखंड वाले रीजन की याद रखनी है। उस पर आंसर कैसे लिखना है तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आएगा तो पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि किस रीजन में मिलती है। तो सपोज बुंदेलखंड के बारे में आ जाए कि बुंदेलखंड के झांसी, इन सब रीजन में ये मिलती है। अगला पॉइंट कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ब्लैक और रेड, इन दोनों के रीजनल नाम लिख देने हैं। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि किस में रिच होती है। तो रिचनेस मैंने आपको बताई थी कि पोटेशियम तो सब में होता है, ये तो सब में होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट किस चीज़ की कमी होती है, तो कमी आपको लिख देनी है NPK। पी किसी में नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता, और नाइट्रोजन भी नहीं होती, ठीक है। ये किसी में नहीं होती जनरली। फिफ्थ कि ये क्रॉप कैसी सपोर्ट करती है, तो क्रॉप आप लिख दीजिएगा। कैसी क्रॉप सपोर्ट करेगी, जो ड्राई लैंड क्रॉप होंगी, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है। जैसे मोटा अनाज नाम लिख दीजिए एक आध अनाज का। छठा कि यहाँ पे इरिगेशन पहुंचा करके हम यहाँ की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। दैट्स इट, हो गया। बस इतना ही लिखना होता है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एज सच क्लाइमेट में भी भाई प्लेन रीजन है, ऑलमोस्ट सेम तरह की क्लाइमेट होगी। जो वेरिएशन आएगा वो रेनफॉल वगैरह में आएगा। तो चलिए पहले इसी को समझते हैं। अब क्लाइमेट में देखिए, कोपेन का नाम आपने सुना होगा। कोपेन ने क्लासिफाई किया है अलग अलग AS, PS, मेगाथर्मल, हिकिस्टोथर्मल, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल। उसमें क्या है वो आप GS में आपने पढ़ा होगा। यूपी के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो एक लाइन है ड्राई मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इसमें आता है अपना उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है, तो इसको एक तरह से ड्राई, क्योंकि बारिश ज़्यादा नहीं है, 100 सेंटीमीटर या उससे भी कम बारिश के लगभग एवरेज होती है। मॉनसून क्योंकि 90% मॉनसून मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून से यहाँ पे बारिश होती है, तो मॉनसून टाइप हो गई है, इस वजह से इसको ड्राई मॉनसून टाइप बोला गया है, ठीक है। अब क्लाइमेट जब समझ रहे हैं तो एक बार क्लाइमेट को ही समझ लीजिए कि एक होता है वेदर, दूसरा होता है क्लाइमेट। तो वेदर जो होता है वो डे टू डे आपका, कि भाई आज 10 डिग्री टेम्परेचर था, 12 कल को, परसों को 15, फिर 8 हो जाएगा, ऐसे कुछ करके ये वेदर होता है, डे टू डे अपडेट। तो क्लाइमेट होता है कि आप इस सबको जोड़ लीजिए, एक साल में कितना हुआ, फिर उन सब सालों को जोड़ के लगभग 30 साल का जब आप एवरेज निकालते हो तो वो क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म है, वेदर छोटी सी चीज़ है। तो ये चीज़ आपकी समझ में है। तो मैं नेक्स्ट चीज़ पे चलता हूँ। नेक्स्ट है अपना फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। तो पहला लेटीट्यूड, फिर एल्टीट्यूड, कॉन्टिनेंटलिटी, विंड और अदर रीजनल। अब आपको लगा होगा कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेंस से रिलेटेड ज़्यादा है। कैसे इसको करेंगे, सपोज मैं आपको GS का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है। यूपी में तो आप क्या ही बोलेंगे,
आप अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक है, सपोज मैं पूछूं शिमला, कि शिमला के बारे में, उसकी क्लाइमेट के बारे में बताइए। आपको शिमला के बारे में बस इतना पता है कि भाई एक पहाड़ पे है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, इससे ज़्यादा नहीं पता। आपके उसकी क्लाइमेट पे आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहला फैक्टर लैटिट्यूड, कि भाई आपने एक मैप ड्रॉ किया, ठीक है, ये ऐसा कुछ मैप है, शिमला यहाँ पे है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो ये कौन सा रीजन है? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से शिमला पहला पॉइंट आएगा कि वहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। आपको पता है कि शिमला थोड़ी हाइट पे है, तो लिख दीजिए कि एवरेज हाइट वहाँ पे लगभग कितनी है? 2000 से ज़्यादा है। देखिए आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आपको ऐसे ही प्ले करना पड़ेगा, ऐसे मत लिख दीजिए कि 4000 से ज़्यादा है, 3000 से। अब अगर वहाँ की 3000 भी है तो आपको नहीं पता, लेकिन आपने लिख दिया कि 2000 से ज़्यादा है, तो आपका ये फैक्ट सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको स्मार्ट प्ले करते हुए लिखना होता है। तो भाई वहाँ पे हाइट इतनी ज़्यादा है। अब देखिए, आप जब हाइट पे जाते हैं धीरे धीरे तो टेम्परेचर कम होने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, और जो लैप्स रेट है हमारा नॉर्मली, वो जो नॉर्मल लैप्स रेट है कि पर किलोमीटर जाते हुए टेम्परेचर 6 डिग्री 6.5 डिग्री कम होता है, तो आप भाई ऑब्वियसली वहाँ पे कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे। ठीक, तो ऐसे आप रिलेट करके लैटिट्यूड लिख सकते हैं। कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब, अब वहाँ पे देखिए कोई आसपास समुद्र वगैरह तो है नहीं, क्योंकि यहाँ समुद्र तो है नहीं, तो आप ये भी लिख दीजिए कि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस वहाँ पे कुछ है नहीं। अगला विंड, अब पूरा पहाड़ है, ठीक है, तो विंड कैसे चलती होगी? कि भाई वैली ब्रिज चलती होगी यहाँ पे, ठीक है, जो वैली की ब्रिज चलती हैं, जिसको कैटियावेटिक विंड भी बोलते हैं, एटावेटिक विंड भी बोलते हैं। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अदर रीजनल अगर आपको कुछ याद आए तो आप लिख के खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी आंसर को अटेम्प्ट किया जाता है। ये मेरा मेन मोटो था आपको समझाने का। अब यूपी में क्लाइमेट तो वही है, सब जगह सेम ही है। सीजन थोड़े वेरी करते हैं, इसको समझते हैं। भाई विंटर है, ठंड आती है, सबको पता है। समर भी यहाँ पे आती है। मानसून आता है, तो मानसून में जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे 90% रेनफॉल होती है, और जब ये मानसून वापस लौटेगा, उसको लौटता हुआ मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, उससे भी बारिश होती है, ठीक है, लेकिन कम होती है। तो अब देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ जो रेनफॉल होती है ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से होती है, इधर से ऐसे, ये ठीक है, ये मानसून आया ऐसे, एक यहाँ पे ब्रांच जाती है इसकी, तो ये ईस्टर्न साइड से आ रहा है, मतलब यहाँ से मानसून आ रहा है, बारिश आ रही है, ठीक। तो पहले आपको क्या करना है कि इसका एक नॉर्मल सा मैप बनाना है, कि अगर मेंस में कुछ आपको ड्रॉ करना हो तो फटाफट आप कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो रीजन है ये बुंदेलखंड का रीजन है, तो यहाँ पे वेरी लेस रेनफॉल, इसके लिए आप ऐसा कुछ साइन बना देंगे, ये वाला पॉइंट वाला, और यहाँ पे ऐसे 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 ये पॉइंट कर देना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, ऐसे। अगला आपको क्या करना है कि मीडियम टाइप, मीडियम टाइप कहाँ होती है? तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से ऐसे निकलता है, और ये ऊपर का जो रीजन है, क्योंकि ऊपर तराई का रीजन है, पहाड़ भी है, उस वजह से, और ये ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ये हो गया आपका मीडियम टाइप, ठीक। अब ये जगह खाली बच गई, तो यहाँ पे कैसी होगी? यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम वाली होगी, मतलब वेरी लेस से थोड़ी सी ज़्यादा और इससे कम। तो कितनी हो सकती है कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देना। ये बहुत कम है तो ये 50 सेंटीमीटर से कम, ये मीडियम है तो इसको लिख देना 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो यही तो है बस। अगला वो पूछेगा, प्री में क्या पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी। तो ये पूरा मैप है, आप एज्यूम करिए कि ईस्टर्न साइड से मानसून आ रहा है, तो बारिश जो होगी वो ईस्टर्न किसी डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। तो ईस्ट पे यहाँ पे गोरखपुर पड़ता है, गोरखपुर है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल होती है। कहाँ पे? गोरखपुर। सबसे कम कहाँ होगी? तो देखिए यहाँ से मानसून जा रहा है ऐसे धीरे 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 धीरे, तो इस साइड में सबसे कम बारिश होगी। तो यहीं पे एक जिला है, कौन सा जिला है? मथुरा। मथुरा यहाँ पे सबसे कम होती है। बस, तो कुछ आपको रटना पड़ा? कुछ भी नहीं, मेंस में आएगा तो ऐसे ड्रॉ कर देना, इतना ही काम का है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू। सो इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश का इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, ये सब चीज़ें हैं, कैनाल, ट्यूबवेल, रिवर, इन सब से इरिगेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। कुछ कैनाल्स भी देखेंगे और डैम भी देखते हैं, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए है, तो बिल्कुल आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये गवर्नमेंट की साइट से लिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ मॉनिटरिंग हो रही है, जियो मॉनिटरिंग हो रही है एक तरह से। ये यूपी का मैप है अपना, ठीक है। अब जो नेशनल है, नेशनल अपना सपोज इंडिया अगर मैं लेता हूँ, तो इंडिया का लगभग 48% एरिया इरिगेटेड है। कितना है? 48%। अब डेटा वेरी क्यों करेगा? क्योंकि 2014-15 का ऑफिशियल डेटा है, उसके बाद में कुछ ऐसा कंक्रीट हुआ नहीं है। सेंट्रल वाटर कमीशन कुछ रिलीज करता है, उस आंकड़े पे चलिए बाद में देखेंगे, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है, आप इसको मेंस में कोट कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कैसा होगा भाई? उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में रिवर फ्लो करेगी, खूब सारी रिवर है यहाँ पे, बहुत ही रिवर है, उस वजह से यहाँ पे इरिगेशन तो अच्छा होगा। तो नेशनल एवरेज से यहाँ पे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है आप सोच भी नहीं सकते। 48 है, 48 में 40 और जोड़ दीजिए तो लगभग 88 हो जाएगा, लेकिन 86% यूपी इरिगेटेड है, ठीक। तो नेशनल एवरेज से तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें यूपी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ड्यू टू इस जियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, ये यूपी में यहाँ से अगर ये गंगा जा रही है एकदम बीच से, तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी बहुत सारी आगे मिलती हैं, ठीक है। ये बुंदेलखंड का रीजन है। यहाँ पे क्या है? ये पूरा ड्राई लैंड रीजन है, ये वाला। तो आप खुद सोचना कि कहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन होगा पूरे यूपी में। आराम से कॉमन सेंस से वीडियो को पॉज करके सोचो, मैं बता रहा हूँ। ये जो रीजन है मेरठ वाला, क्योंकि ये देखिए उत्तराखंड से लगता है, तो इरिगेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। कितना है? ऑलमोस्ट 100% है। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो मेरठ डिवीजन में 100% इरिगेशन है। सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम इधर ये सोनभद्र वाला है, इस रीजन में है। कितना है? 35%, ठीक। समझ में आया? 35, इवन 32 है। चलिए कोई नहीं, इतना मोटा मोटा डेटा अपने आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि और इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि सपोज इरिगेशन तो हो रहा है, तो किससे ज़्यादा होता है, किससे कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसके लिए अपना सबसे पहले आता है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से कितना होता है? ऑलमोस्ट 75%। तो यहाँ पे ट्यूबवेल से अच्छा इरिगेशन होता है। फिर उसके बाद आएगा दूसरा कैनाल, कैनाल से 15%, ठीक है। उसके बाद आएगा वेल, ये जो कुएं वगैरह होते हैं, उससे 8%। तो 75 और 15 कितना हुआ? 90, 8% ही है, 98% हो गया। बचा कितना? 2%। तो ऑलमोस्ट 2%। बाकी जितनी चीज़ रह गई, जैसे लेक है, पौंड है, पोखर वगैरह है, इन सब से जो ट्रेडिशनल सोर्स है। तो आपको ये थोड़ा सा डेटा स्टैटिक्स ये याद रखनी है, मेंस में काम आएगी, ठीक है। इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। अब हम देखते हैं, चलिए एक यूपी का मैप ड्रॉ करते हैं। 1 सेकेंड, ये यूपी है। ये देखिए, मैं आपको मैप इसलिए बताता हूँ ड्रॉ करके, ताकि आप फटाफट मेंस में ड्रॉ कर पाए। तो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा इरिगेशन कहाँ पे है? जहाँ पे 100% था, ये यहाँ पे ट्यूबवेल से है, ट्यूबवेल से, ठीक। पहली चीज़ आपको समझ में आई। आप नीचे देखते हैं, ये जो रीजन है, ऐसे मोटा मोटा आपको बस याद रखना है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप आप इसका देख ही लेंगे। यहाँ पे कैनाल जो होता है अपना, कैनाल से ज़्यादा है, और जो वेल है इनसे कम है, मतलब ट्यूबवेल से कम है, कैनाल का ज़्यादा है। तो बस मेजर यहाँ पे कैनाल से इरिगेशन ज़्यादा है, ये याद रखना है। वेल से भी होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना, ये जो रीजन है, यहाँ पे कैनाल, कैनाल प्लस अपना वेल, दोनों से होता है, ठीक। अब ये जो सदर्न पार्ट आया अपना इधर नीचे, ये तो ड्राई लैंड है, बुंदेलखंड का रीजन है। ये सारा रीजन पठारी रीजन है, क्योंकि ये एमपी है, एमपी से टच करता है, तो ये पठारी रीजन है। इस प्लेट्यू रीजन में जो पौंड होते हैं ना, तालाब या फिर जिसको पोखर भी बोलते हैं, तो जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं पानी को कंजर्व करने के, उनसे इरिगेशन ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे एज सच निकलती तो है, रिवर्स भी है, कैनाल भी है, लेकिन कैनाल कंस्ट्रक्ट करना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि प्लेट्यू है, हार्ड रॉक से, सो काफ़ी मुसीबत आती है कंस्ट्रक्शन में। अब एक चीज़ और याद रखनी है, पूरा आपने ये देख लिया कि कहाँ पे कितना कितना कैसे है, तो इसी वजह से यूपी इरिगेशन में नंबर 1 है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ कैनाल देख लेते हैं, क्योंकि रिवर जो है, रिवर तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो लास्ट वीडियो होगी उसमें रिवर देखेंगे। इसमें कैनाल जो कंस्ट्रक्ट हुई है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब
गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट से लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। कौन सी है? सबसे पहले अपर गैंगेज कैनाल। अपर गैंगेज कैनाल कब बनी? 1840 से 54 में, ठीक है। ये कहाँ से? हरिद्वार से निकलती है, ठीक है। हरिद्वार से ये सपोज गंगा है, और ये कहाँ तक आती है? कानपुर तक आती है, काफ़ी पुरानी है। अब इसको पढ़ लेते हैं। वाज मेड टू डाइवर्ट प्रैक्टिकली द एंटायर विंटर फ्लो ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये देखिए फालतू की चीज़ें हैं, इसमें आपको नहीं जाना है क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, इसलिए पूरी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कहाँ पे, हरिद्वार भीमगोड़ा आप गए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक। इस सब में नहीं जाना, ये गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, तो आप इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हिंदी में नहीं देते, तो हिंदी की स्लाइड इसमें आगे हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अब इसको मैं थोड़ा सा रेड पेन से हाईलाइट करता हूँ। ये कौन सी रिवर है अपनी? ये है गंगा, ये गंगा रिवर है, ठीक। अब आपको गंगा से ऊपर वाली देखनी है, तो ऊपर सबसे पहले ये आके मिल रही है कौन सी? रामगंगा, ऐसे। गर्रा इसको छोड़ देना। गोमती रिवर, ये गोमती जिसपे लखनऊ शहर भी है, लखनऊ, इसका ध्यान रखना है। और गोमती में ही आके मिल जाती है साई, साई रिवर, दोनों जाके मिल जाएगी गंगा से। नेक्स्ट आती है ये शारदा, इधर नेपाल और उत्तराखंड की बाउंड्री से निकलती है। घग्गर भी इसको बोलते हैं, घग्गर शारदा दोनों एक हो जाती है। आगे जाके ये किस में मिल रही है? राप्ती रिवर में। राप्ती कहाँ है? गोरखपुर के पास, ठीक है। ये जाके सब गंगा में मिल ही जाती हैं, ठीक। तो ये राप्ती आ रही है ऊपर से, ऊपर से राप्ती आ रही है, गोरखपुर शहर है, ये मिल जाएगी लास्ट में जाके गंगा से। तो आपको थोड़ी क्रोनोलॉजी देख लेनी है। रामगंगा, फिर जी से राम, गंगा से गर्रा, गोमती, ठीक है। गोमती के बाद अपनी आएगी घग्गर शारदा, जी याद रख लेना, घग्गर शारदा और राप्ती, ठीक है। एक लास्ट बची गंडक, ये बाउंड्री बना रही है, देखना आप। ये रिवर बिहार और यूपी में एक तरह से थोड़ा सा इधर उधर होके बाउंड्री बना रही है, कौन सी? गंडक। तो लास्ट में गंडक आएगी, तो ये ऊपर हुई। और ये देखिए गंगा अगर ये ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इसकी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये लेफ्ट बैंक है, ये राइट बैंक है, ठीक। और इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। नीचे से देखिए ये यमुना जा रही है, ये यमुना क्योंकि रिवर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में मिलती है, वहीं पे प्रयाग बनता है इसी वजह से, ठीक है। तो यमुना में गाजियाबाद के पास में ये हिंडन रिवर फ्लो करती है, कौन सी? हिंडन। तो वो पूछ सकता है हिंडन रिवर। अब ये यमुना अपनी जा रही है, ठीक है, ये जाके मिल तो रही है। अब इसके नीचे क्या है ना, ये एमपी है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से कुछ रिवर जाएंगी और ऊपर जाके ये गंगा में नहीं मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि गंगा से पहले यमुना फ्लो कर रही है नीचे, ये देखना आप। तो जितनी भी रिवर जाएंगी ये सब यमुना में जाके मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा आराम से वीडियो को पॉज करके आप देखना। पहली है बेतवा, इधर ये झांसी ललितपुर वाली साइड से जा रही है। माता टीला डैम इसी पे है, ओके। अर्जुन डैम, इसके आगे है केन रिवर। केन और बेतवा को लिंक करने का भी प्रोजेक्ट है, उसको देखना आप, वो करंट अफेयर का पार्ट है। ये केन रिवर है, ठीक। आगे टोन्स है, टोन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला रीजन, इसको आपने एकदम बहुत शिद्दत के साथ देखना है। क्यों? मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए रिहंद डैम है, रिहंद रिवर भी है यहाँ पे, ये पूरा सोनभद्र वाला रीजन है। रिहंद डैम है, इस पे जो झील बन गई है उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है इंडिया में, ठीक। कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, यूपी के सीएम भी थे, ठीक है। एक है कनहर बांध, कनहर रिवर, ये देखिए कनहर रिवर है। और कनहर डैम ये कहाँ पे? ये भी सोनभद्र में। दूसरी चीज आपको याद हुई। तीसरा ये सोन रिवर है, सोन वैली है। बस ये आपको थोड़ी सी इसमें घोच पोच हो रखी है, बट आपने इसको कुछ भी करके याद रखना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, मेंस में तो ऐसा नहीं पूछे। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ईस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। यमुना कहाँ पे निकलती है? हरियाणा के आसपास से ये निकाली गई है। हथनीकुंड बैराज इसी पे है, हथनीकुंड, सॉरी हथनीकुंड, ठीक। नेक्स्ट, अब ये सब इस सब में नहीं जाना, ये जो यूपी का ये वाला रीजन है यहीं पे सही इरिगेशन देती है, तो बस मोटा मोटा आपको याद रखना है।
अगला है निचली गंगा नहर प्रणाली, ठीक है, लोअर गंगा। ये यूपी में जो नरोरा है ना, जहाँ पे आपने सुना होगा थर्मल पावर स्टेशन भी है नरोरा, ये उसी के पास से फ्लो करती है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये सरकार का है, इसमें मत जाना, ठीक। नेक्स्ट है बाण सागर नहर परियोजना। बाण सागर देखिए एक डैम है, कहाँ पे है ये, एमपी में है। एमपी इसमें कहाँ पर, ये देखिए मध्य प्रदेश। ये आप इसको पढ़ सकते हैं आयोग के अच्छा संकल्प पत्र में। बाण सागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले सोन नदी पर निर्मित है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्या है कि प्रयागराज और मिर्ज़ापुर, ये अपना अगर यूपी है तो प्रयागराज और मिर्ज़ापुर ये इधर कहीं पड़ते हैं, और ये यहाँ से इसको हेल्प मिलती है। इस बाण सागर डैम है, यहाँ से कैनाल निकाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कनहर सिंचाई। कनहर मैंने अभी आपको बताया था, ये जो सोनभद्र वाला रीजन है ना, ये सोनभद्र है पूरा, ये वैली है, ठीक है। तो कनहर रिवर यहाँ फ्लो करती है, ये वाली कनहर रिवर है। यहाँ पे रिहंद डैम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, रिहंद रिवर, सोन रिवर ये है। तो ये है कनहर, कनहर, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा। इन सबको नीचे मत पढ़ना, ये सब गवर्नमेंट का, इरिगेशन डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट, अच्छा चलिए उसको आगे बताता हूँ मैं आपको। एक है बुंदेलखंड में, ठीक है, केन बेतवा आपने पीछे मैप में देखा होगा, तो आप उसी से रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। बुंदेलखंड की रीजन को इरिगेशन देने के लिए है, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो सब इसमें डिस्कस किया गया है, और किन किन एरिया को कौन कौन से डैम से फ़ायदा हो रहा है ये। और आप नीचे का थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, ऊपर की 4-5 लाइन पढ़ लेना, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट सोन। अब सोन रिवर मैंने आपको डिस्कस कर दी है सोनभद्र में, तो वो खत्म हो गई। लेकिन मैं आपको मेंस के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, क्या है, आराम से सुनना, ठीक है। सरयू कैनाल है, आपको पता है सरयू कैनाल, इसका काम 1978 में शुरू हुआ था, जो प्रपोज था। इसकी एक्सपेक्टेड जो लागत थी वो 100 करोड़ रुपए थी, लेकिन अनवांटेड रीजन से इसको डिले किया गया, और अब इसकी कीमत कितनी हो गई है, लगभग 9,800 करोड़ रुपए। कहाँ पे है, बलरामपुर, यूपी। तो आप देखिए एक एग्जांपल है कॉस्ट ओवररन का, कि कीमत अगर कोई चीज़ टाइम पे पूरी नहीं हो तो आपको उसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो टाइम इज इम्पोर्टेंट, अपने टाइम को सेव करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। तो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह देख लेते हैं, बैराजेस वगैरह जो इंपॉर्टेंट है। एक है गंगा जल प्रोजेक्ट, गंगा जल प्रोजेक्ट, राइटिंग थोड़ा इसमें टैब में लिखने से दिक्कत आ जाती है। नोएडा में है, नोएडा गाजियाबाद में वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है गोकुल बैराज। बैराज ये कहाँ पे होगा, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, गोकुल कहाँ पे है, मथुरा, आगरा। तीसरा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में हमें आंसर नहीं पता होता, तो लॉजिकली हम आंसर पे पहुंचते हैं, तो वो हैबिट आपको अभी से डालनी होगी, ताकि आपकी लॉजिक वहां पे एग्जाम में सही लग पाए, आप कम टाइम में अच्छे से सोच पाए। एक है लव कुश, जो रामायण के जो 2 कैरेक्टर थे राम जी के बेटे, उनके नाम पे है। कहाँ पे है, कानपुर, ठीक है। एक और है कचनोदा, हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, कचनोदा, ये कहाँ पे है, ललितपुर। ललितपुर आपको पता है ना, ये यूपी का मैप है, सॉरी कैसे राइनोसोर की तरह है ऐसे कुछ। ये जो है झांसी ललितपुर, यहाँ पे है कचनोदा। ललितपुर में है कौन सी रिवर है, सजनम, सबनम याद रख लेना नदी, ठीक। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको फोमो नहीं रखना है। जो डैम्स है वो जब अपनी ही दृष्टि आएगी, उसमें करंट अफेयर में जितने भी साल 2 साल में होंगे सारे, प्लस स्टैटिक के भी उसमें देख लेंगे। तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, थैंक यू। तो आइए देखते हैं रिवर सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, जो लेक से इंपॉर्टेंट प्लस वाटरफॉल, ठीक है, सारा कंप्लीट इसी में हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखते हैं रिवर सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए 3 तरीके से इसको बांटा जा सकता है। पहला हिमालयन, ये देखिए पूरा हिमालय का रीजन है, यहाँ पे उत्तराखंड है, तो ये जो रीजन है ये नेपाल वाला रीजन भी है, ठीक है। तो ये सब हिमालयन रिवर आती होंगी यहाँ पे, ऊपर से आ रही है, तो ये हिमालयन हो गई, ठीक। अगला जो नीचे वाला रीजन है, ये देखिए प्लेट्यू पठार वाला रीजन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए। ये प्लेट्यू रीजन है, तो यहाँ पे कौन सी रिवर होंगी, पेनिनसुलर वाली रिवर, पेनिनसुलर रिवर,
ठीक। अब बचा ये प्लेन एरिया, तो यहाँ पे कौन सी होगी, इसको मैं इस पेन से लेता हूँ, ये अपनी होंगी प्लेन वाली रिवर। समझ में आया, हिमालयन, पेनिनसुलर, प्लेन, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप है, अभी देख के इसको डरना नहीं है, आराम आराम से हम इसको समझेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले गंगा सबसे बड़ी रिवर है ऑब्वियसली, ये तो इसको रेड से मैं थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए। ओके, ये गंगा है, ठीक। अब गंगा में आप लेफ्ट बैंक में देखना, मतलब इस वाली साइड से देखना, ये राइट बैंक होगी, ठीक। तो ये जो लेफ्ट बैंक है, ये राइट बैंक है। इस लेफ्ट बैंक में सबसे एकदम शुरू से शुरू करते हैं, कहाँ पे, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड जैसे ही बाउंड्री से हमने क्रॉस किया तो एक रिवर आती है रामगंगा, ये देखिए रामगंगा, कौन सा डैम है, रामगंगा परियोजना है, आके इसमें मिल जाती है। कहाँ मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, ये है कन्नौज, क्या नाम है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। वो यहां से पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ मिलेगी, ठीक। अगला, ये देखिए इसको येलो से लेते हैं, ये गोमती रिवर आ रही है। गोमती रिवर पे आपको ध्यान रखना है, जो लखनऊ है, लखनऊ, ये गोमती रिवर पे है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मिलेगी कहाँ पे आके, ये मिलेगी गाजीपुर में, गाजीपुर। दोनों बात समझ में आई, इतना समझ में आया तो फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक रिवर है, इसको ब्लू से लेते हैं, राप्ती, एक ट्रेन भी चलती है राप्ती गंगा, तो गंगा में मिलती है राप्ती, ठीक है। यहीं पे गोरखपुर शहर है अपना, जहाँ से हमारे सीएम आते हैं, गोरखपुर सिटी। तो ये याद हुआ कहाँ पे, किस पे, इस पे। अब गोरखपुर का शोक कहा जाता है किस रिवर को, ऑब्वियसली राप्ती को ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ से फ्लो करती है। ओके, नेक्स्ट है ये गंडक, ये एक्चुअल में बॉर्डर पे फ्लो करती है बिहार के और यूपी के, लेकिन ये मिलेगी कहाँ से गंगा में जाके, ये बिहार में ही मिलेगी। बिहार में किस जगह पे, हाजीपुर। बिहार का तो मुझे नहीं लगता कि वो पूछेगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आगे जाके मिल जाएगी, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मीन्स पेनिनसुलर रिवर जितनी है, ये जो पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। सबसे बड़ी तो आपको पता है ये यमुना है। यमुना को मैं अगर इससे ड्रॉ करूँ, यमुना ये मिल रही है यहाँ पे जाके प्रयागराज में, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, ये यमुना है। तो यमुना में सबसे पहले कौन सी मिलती है, तो इसको देख लो एक बार, हिंडन। हिंडन गाजियाबाद नोएडा, मैंने आपको बताया था इरिगेशन वाली वीडियो में, बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिर देखते हैं, अब जो देखिए ये जितनी रिवर यहाँ से जाएंगी, ये सब कहाँ मिलेंगी, ये यमुना में मिलेगी, और यमुना आगे जाके इलाहाबाद में, प्रयागराज में सॉरी, गंगा से मिल जाएगी, ठीक। तो ये जो झांसी और ललितपुर वाला ये रीजन है, ठीक है, ड्राईलैंड रीजन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये बेतवा जा रही है सबसे पहले, ये बेतवा, केन बेतवा की एक प्रोजेक्ट भी है। तो किस रीजन से फ्लो करती है, बुंदेलखंड वाली रीजन से बेतवा फ्लो कर रही है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बेतवा के बाद आती है अपनी केन रिवर। केन रिवर, केन रिवर कहाँ जाके मिल रही है, ये यमुना पे मिलती है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो बांदा, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यमुना में मिल जाती है। इसके लिए एक चीज़ फेमस है, फेमस क्या है, इसको मैं रेड पेन से ले लेता हूँ। बांदा के लिए एक फेमस चीज़ है, क्या है, सेजर, सेजर या सज्जार, सज्जार स्टोन, सेजर स्टोन, ये एक पत्थर होते हैं, ये बहुत प्रीशियस स्टोन है, सिर्फ ओनली इन यूपी, पूरी दुनिया में बस यूपी में ही मिलते हैं। यूपी में भी कहाँ पे, बांदा, इस रिवर के किनारे, केन के। तो इसको आपने ध्यान रखना है, इसको जीआई टैग भी मिला है, वो हम करंट अफेयर में देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चंबल रिवर फ्लो कर रही थी, ये चंबल रिवर है, ये यमुना में मिल रही थी। तो चंबल मेन तो राजस्थान और एमपी इधर फ्लो करती है, लेकिन ये फेमस है किस लिए, यहाँ पे डैम है, 2-3 डैम है, आपको कंफ्यूजन भी होता होगा। तो आइए पहले उसी को देख लेते हैं। एक है गांधी सागर, जी से गांधी सागर, पी से प्रताप सागर, ठीक है, और अगला है जवाहर सागर। तो हम बोलते हैं ना, इमेज जो हम फोटो लेते हैं जेपीजे में, तो जेपीजे मत याद रखना, जेपीजी याद रख लेना। तो जवाहर सागर, प्रताप सागर और गांधी सागर किस पे है, चंबल पे। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। आपको बात क्लियर हुई, ठीक है। अगला एक लेस इंपॉर्टेंट है,
फिर भी थोड़ा सा टोन्स रिवर ये फ्लो करती है। टोन्स से एक बेलन रिवर भी निकलती है, यहाँ पे एक रिजर्वोयर है, डैम है, वो बाद में देख लेंगे। टोन्स रिवर ये एमपी से जा रही है, ये जाके गंगा से मिलती है, ठीक है, यमुना से नहीं मिलती। ओके, सो नेक्स्ट है अपना, ये देखिए ये पूरा सोनभद्र वाला जिला है। सोनभद्र, यहाँ पे कन्हार रिवर है, कन्हार डैम मैंने आपको इरिगेशन वाले में बताया था, आप उसमें देख लेना। रिहंद है, रिहंद पे यहाँ पे डैम है और एक रिजर्वोयर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है पूरे इंडिया का यहाँ पे, ठीक है। हिंडाल्को का प्लांट भी है यहाँ पे, वो हम इकोनॉमी में देखेंगे, इसके बाद इकोनॉमी आएगी। तो रिहंद, ये डैम, कन्हार रिवर, सोनभद्र जिला, सोन रिवर, इससे आप बस इसको रिलेट कर लेना। रिवर में और कुछ नहीं है, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर आपको करा दी गई है। अब देखते हैं थोड़ी सी लेक जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और वाटरफॉल, ठीक है। तो चलिए लेक्स प्लस वाटरफॉल के बारे में देखते हैं। पहला आता है वाटरफॉल, राजदारी एंड देवदारी वाटरफॉल। अब देखिए इसमें क्या है, एक्चुअल में मुझे खुद ये पसंद नहीं है ऐसे लिख के सब पढ़ाना, लेकिन क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है, यूपी पीसीएस पूछ लेता है, कमीशन क्या है ना कि जितने पीसीएस वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना, कुछ ट्रिक बना लेंगे और आपका हो जाएगा। तो राजदारी देवदारी वाटरफॉल कहाँ पे है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो बस याद रखना चंद्रप्रभा चंदौली और राजदारी देवदारी वाटरफॉल, ठीक। तो किसके लिए फेमस है, ये दो चीज़ आपकी होगी। अगला है सिद्धनाथ दरी, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर के पास है। आप पूरा ऐसे मैप देख लेना और उसमें देखते चलना इसको कि अच्छा मिर्ज़ापुर के पास है। इसके बाबा सिद्धनाथ जो थे उनके नाम पे ये नाम पड़ा है सिद्ध दरी, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस जिले का याद रखना है, ठीक है। अगला है लखनिया। लखनिया कहाँ पे है? ये बनारस से थोड़ा सा दूर है, ठीक, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो मिर्ज़ापुर में है मेनली, कौन सा? लखनिया। तो देखिए लखनिया, ये सब मिर्ज़ापुर, और थोड़ा अगर आपको मैं याद करने के लिए बताऊं तो वाटरफॉल कहाँ बनेंगे? जहाँ पे हार्ड रॉक्स होंगी, हार्ड रॉक्स होंगी वहीं तो बनेंगे। अब ये पूरा प्लेन रीजन है ऊपर का, तो यहाँ तो बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। कोई एक आध हो एक्सेप्शन, वो बात अलग है। ऊपर यहाँ भी ऑलमोस्ट नहीं होंगे क्योंकि ऊपर उत्तराखंड और नेपाल है, तो होंगे तो यहाँ पे होते हैं, उत्तराखंड में यहाँ पे होगा या फिर नेपाल में होगा। तो इस रीजन को तो आपने पूरा निकाल देना है, इसको भूल जाना है। तो नीचे वाले का ध्यान रखना है क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन से टच हो रहा है एमपी के, इस वजह से यहाँ पे वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगला है मोखा वाटरफॉल। मोखा कहाँ पे? सोनभद्र में। देखिए सोनभद्र यहाँ पे मैंने आपसे बताया। अगला है टांडा वाटरफॉल, ये मिर्ज़ापुर में है, ये भी टांडा मिर्ज़ापुर इधर ही है। वनधाम वाटरफॉल मिर्ज़ापुर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक है चुनादरी वाटरफॉल, ये रोबर्ट्सगंज में है, ठीक है, इधर। तो बस थोड़े से वाटरफॉल थे, एक दो और है, विंध्यम ये अपना हो गया, चुनादरी हो गया, दो और देख लेना बस। कुशियारा वाटरफॉल ये भी मिर्ज़ापुर में है, सिरसी वाटरफॉल मिर्ज़ापुर। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, जैसे मिनरल्स में देखा था, बस स्पेसिफिक आप याद कर लेना। तो ऊपर की जो जिले वो पूछता है ना ऑप्शन में, वो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये रिवर याद रखना, बेलन रिवर पे है कुशियारा, दैट्स इट। अब है लेक्स। लेक्स आपको मैंने बताई थी, रिवर प्लस कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, लोकेशन की वजह से लेक्स बन जाती हैं। तो देख लेते हैं, आर्टिफिशियली भी बनाते हैं हम डैम के थ्रू। तो देखिए लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर, आपको मैंने कई बार बताया, रिहंद डैम पे है, सोनभद्र जिले में, ठीक है। बस अगला है रामगढ़ ताल, रामगढ़ गोरखपुर, ठीक है। ये जो राप्ती रिवर है, ऐसा माना जाता है, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि राप्ती रिवर जैसे एक रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पानी आ रहा है, तो यहाँ पे एक ताल बन जाएगा कोई, ठीक। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये ऐसे निकलना शुरू कर जाएगी, फिर ऐसे होगी, बैंड होगी, और फिर धीरे 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 ये क्या होगा कि ये पूरी इतनी ज़्यादा बैंड हो जाएगी ऐसे कि सीधा इसका फ्लो डायरेक्ट हो जाता है। तो इस रीजन को, ये जो रीजन होता है ये वाला, इसको छोड़ के निकल जाती है, रिवर सीधी हो जाती है, तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ऐसी रिवर यहाँ पे राप्ती की वजह से रामगढ़ ताल बना है, ठीक। टूरिज्म का है यहाँ पे, सरकार काफ़ी डेवलप कर रही है क्योंकि हमारे सीएम साहब यहीं से आते हैं। अगला है बरुआ सागर। बरिया सागर, ये ओल्ड लेक कंस्ट्रक्टेड बाय राजा उदित सिंह ऑफ ओरछा, झांसी जिले में है मेनली,
तो आपको समझ में आ रहा होगा, सब सदर्न यूपी में ही है सब, ठीक है। जरिया का मठ टेम्पल तो ये इतना जरूरी नहीं है। शिव पार्वती, हाँ भगवान शिव से रिलेटेड है, बरुआ सागर, ठीक, झांसी में। राधा कुंड, अब राधा कुंड आप स्लाइड को मत देखिए, आंख बंद करके सोचिए कहाँ होगा। वृंदावन मथुरा में, मथुरा गोवर्धन यहीं पे। तो किससे रिलेटेड है? वैश्व नाइट, विष्णु भगवान से रिलेटेड है, तो कॉमन सेंस भी थोड़ा लगा सकते हैं। अगला है कीर्ति सागर, तो अपने नाम पे बनाया था राजा ने, कीर्ति वर्मन ने, कहाँ पे? महुआ में, ठीक। कीर्ति वर्मन के नाम में ही कीर्ति वर्मन है, तो मैं से महुआ, ऐसे याद कर लेना। अगला है बखीरा। अब ये देखिए इतना लिस्ट बढ़ क्यों गई इनकी, क्योंकि इनको रामसर में कुछ जगह मिली है, इस वजह से ज़्यादा 10 वेटलैंड थी एक साथ शामिल हुए थे, तो थोड़ा सा इसकी लिस्ट ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है। बखीरा कहाँ पे है? संत कबीर नगर, ठीक है। सुरहाताल, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, गंगा के थ्रू ये कनेक्टेड है, ठीक है। बलिया में है, सुरा बलिया। अगला है कीथम लेक, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगरा से जब हम दिल्ली जाते हैं ना, ये आगरा से जब दिल्ली जाते हैं तो NH2 पड़ता है, उस पे है कीथम लेक, पूछ सकता है कभी कभी। बेला सागर, बेला सागर कहाँ पे? महुआ में, महोबा। किंग परीक्षित, ऐसा बोलते हैं जो राजा परीक्षित थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। अगला है मदन सागर, ये भी महुआ में ही है। समान, मैनपुरी, तो समसपुर, रायबरेली। तो ये 2-3 आप बस थोड़ा सा कुछ ट्रिक बना के, सराई इटावा में है, इसको याद कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट मैंने करा दिए। अपने अंदर फोमो बिल्कुल मत रखना कि कुछ मिसिंग आउट है। पूरी ज्योग्राफी आराम से कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम मेंस के जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQs, चाहे यूपी PSC में पूछे गए हैं किसी और एग्जाम में, मेंस के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा नहीं था, बस काम की चीज़ें आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए। जितने आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो देखना ऐसे काम आएंगे कि आप फटाफट आंसर लिख देंगे। सो आप लाइक कर भी सकते हैं, अदरवाइज मेंस की वीडियो देखने के बाद करना, ठीक है। थैंक यू। सो इस वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क देखेंगे उत्तर प्रदेश के। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इसके बाद 2 वीडियो आएंगी मिनरल्स, क्लाइमेट पे, और एक आपके ड्रेनेज सिस्टम पे, 3 वीडियो आएंगी टोटल। उसके साथ आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट। प्रीलिम के लिए जितने फैक्ट थे वो हम सब इसमें देख चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे कैसे आपके दिमाग के अंदर चले गए हैं। और अगली चीज़ जो मेंस के लिए है, तो ज्योग्राफी की अभी हमारी जो लास्ट वीडियो आएगी उसमें हम ज्योग्राफी के सारे मेंस के PYQ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप देखना आराम से सोल्व कर लोगे। आपको इशू आ रहा होगा कि सर लैंग्वेज क्या लिखेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको फटाफट देख लेते हैं हम। पहली अपने पास है कि मिनरल, पहले हम देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज, तो रिसोर्स की एक डेफिनेशन है प्रॉपर कि रिसोर्स कोई थिंग और सब्सटेंस नहीं है। रिसोर्स वो फंक्शन है जो कोई सब्सटेंस परफॉर्म करता है। समझ में नहीं आई बात आपको? ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे तेल है, ये कोई रिसोर्स नहीं है, जब तेल का उपयोग होगा तब वो रिसोर्स है। एक एग्जांपल और देता हूँ। जो लोग सपोज कोस्टल एरिया में रहते हैं, वहाँ पे मछली का उत्पादन अच्छा है लोग, लेकिन वहाँ पे अगर वेजिटेरियन खाते हैं तो फिश उनके लिए रिसोर्स नहीं है। उनके लिए रिसोर्स क्या है? जो वो खा सकते हैं, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही तेल के बारे में फिर से बताता हूँ आपको। आज से 200 साल 300 साल पहले तेल क्या था? रिसोर्स। तेल तो था, लेकिन वो रिसोर्स था नहीं। अब रिसोर्स बनाए क्योंकि हम उसको यूज़ करने लगे। तो रिसोर्स की आपको डेफिनेशन एक पता होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा आगे धीरे धीरे, ठीक है। देखिए अब रिसोर्स की बात कर लेते हैं। मिनरल एक रिसोर्स है, पानी भी हम उपयोग करते हैं, एक रिसोर्स है। वन का भी हम यूटिलाइजेशन भी करते हैं और इसको कंजर्व भी करते हैं, ये भी रिसोर्स है। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन क्या रिसोर्स नहीं है? आप अपना काम किसी से करवा सकते हैं तो एक संसाधन हुआ ना आपके लिए। वाइल्ड लाइफ भी रिसोर्स है, ठीक। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, इन पे धीरे धीरे आपका क्या है ना, मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा कि रिसोर्स के बारे में डिस्कस कीजिए, तो आपको सिर्फ रिसोर्स का मतलब क्या, आपको दिमाग को खोलना है कि अच्छा मिनरल्स भी उसमें ऐड करने हैं, वाटर रिसोर्स भी, फॉरेस्ट भी, ह्यूमन भी, वाइल्ड लाइफ भी, और भी हैं, ठीक। तो जो मिनरल हैं यूपी में लगभग 12 जिलों में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगली मिनरल्स की वीडियो ही है, उसमें आपको पता चलेगा कि मिनरल्स ज़्यादा है नहीं यूपी में, बहुत कम एरिया है, ठीक है। ह्यूमन तो बहुत है, 21 करोड़ है। वन भी कम है, ठीक है, बहुत कम है। वाटर रिसोर्स अच्छा है क्योंकि गंगा का बेसिन है पूरा। और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स भी मतलब ठीक है, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। टोटल जो फॉरेस्ट है, ये देखिए, ये रिपोर्ट कहाँ की है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इस पे से क्वेश्चन पूछता है। इसी को आपको कोट करना है मीन्स में भी। अब देखिए टोटल फॉरेस्ट कितने हैं, मोटा मोटा आंकड़ा याद रखना है, 14,000, 14,000।
उस 14 में से जो ओपन फॉरेस्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा ओपन और ये डेंस वगैरह क्या होते हैं। तो ओपन फॉरेस्ट OF 8000 है। उसके बाद आएंगे जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, मतलब डेंस है लेकिन कम है, तो वो 4000 है। और जो बहुत सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वो 2500 है। अब देखिए ये होता क्या है ओपन फॉरेस्ट और ये, सपोज मैं आपको एक ये एरिया देता हूँ, ये पूरा एरिया मैं ऊपर सैटेलाइट से देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये खाली पड़ा हुआ है कुछ एरिया। तो अगर ये 70% एरिया, ये जो 70% एरिया है, ये फॉरेस्ट से अगर कवर है, इस टोटल लैंड का 70% एरिया अगर लैंड फॉरेस्ट से कवर है, तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मॉडरेटली डेंस भाई उससे कम होगा, कितना होगा 40 से 70। तो वो एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं पूछेगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई होता क्या है, ठीक है। तो आपको ये 3 आंकड़े हैं याद रखने हैं, मेंस में इनको कोट करना है, ठीक है। ऐसे ही मेंस तैयार होता है। अगला आता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है कहाँ यूपी में। तो आपको पता है एक ट्राइबल एरिया है, प्लस यहाँ मिनरल्स भी बहुत सारे हैं। ये पूरा प्लेट्यू रीजन है, ये छत्तीसगढ़ वगैरह है, तो इस बॉर्डर पे सोनभद्र पड़ रहा है, तो ऊपर से ट्राइबल भी है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं। यूपी के सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यहीं पे हैं। लगभग सोनभद्र का 35% एरिया फॉरेस्टेड है। समझ में आई बात। वो पूछेगा कि डेंसिटी के हिसाब से कि टोटल डेंसिटी में कहाँ पे ज़्यादा है, तो वो भी सोनभद्र ही है। तो डेंसिटी और एरिया दोनों में सोनभद्र है। अभी एरिया में ही चलते हैं। लखीमपुर खीरी इसके बाद आता है। लखीमपुर खीरी ये देखिए, ये नेपाल से टच कर रहा है। अगला आता है मिर्ज़ापुर, एरिया वाइज ये मिर्ज़ापुर है, ये भी देखिए। तो देखिए इस आसपास के यहीं के रीजन के होंगे जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे। तो एरिया वाइज तो क्योंकि ये बड़े हैं इस वजह से एरिया के हिसाब से यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, ठीक। वो पूछे परसेंटेज वाइज कि भाई परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पे है, तो परसेंटेज के हिसाब से भी सोनभद्र तो पहले नंबर पे है, लेकिन दूसरे पे लखीमपुर खीरी नहीं है, ये है चंदौली। बस इतना आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, चंदौली। क्योंकि चंदौली क्या है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, तो एरिया इसका कम हो जाएगा, फॉरेस्ट यहाँ पे थोड़े बहुत लगे होंगे, तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम का आंसर है भदोही। दोनों में परसेंटेज वाइज भी एरिया वाइज भी भदोही डिस्ट्रिक्ट, कहाँ, उत्तर प्रदेश, भदोही में सबसे कम है। ओके नेक्स्ट, इसके बाद मैनपुरी आएगा, देवरिया, बदायूं, इसमें से नहीं, ऐसी कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी वो आपको ध्यान नहीं रखना है। बस ध्यान क्या रखना है कि 1% से भी कम है यहाँ पे फॉरेस्ट, ज़्यादा फॉरेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है लगभग, ठीक है। देखिए ये मैनपुरी है, ये हरदोई है, तो ये मिडिल वाला ये जो रीजन है यहाँ पे ऑब्वियसली कम ही होंगे, ज़्यादा कहाँ होंगे, ऊपर वाले रीजन में या फिर इधर, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होंगे यहाँ पे। तो ट्रॉपिकल आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया में आता है उत्तर प्रदेश। तो पहली तो बात यही होगी कि ट्रॉपिकल टाइप के होंगे। ट्रॉपिकल को उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, लेकिन ठीक है ट्रॉपिकल ज़्यादा इजी रहेगा बोलने में भी। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब जिसमें नमी होती है, एक होते हैं ड्राई। तो उत्तर प्रदेश में कैसे होंगे, आप खुद लॉजिक लगाइए थोड़ा सा कि कैसे कहाँ कैसे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे। भाई इतनी बारिश तो नहीं होती ना यूपी में, बारिश कम ही होती है, तो ड्राई ज़्यादा है, मॉइस्ट कम है। पहली चीज़ तो यही होगी। और अगली चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ी सी श्रब्स भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं। तो बस 2 ही क्राइटेरिया हैं, ट्रॉपिकल यहाँ पे ये फॉरेस्ट है 2 पार्ट में है, और श्रब्स हैं बस। और जिस यहाँ पे दूसरी वैरायटी मिलती नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा प्लेन एरिया है, एक जैसी ही यहाँ पे वनस्पति है। ये इनका क्राइटेरिया होता है रेनफॉल के हिसाब से, तो वो ज़रूरी नहीं है, वो हम क्लाइमेट में देख लेंगे, वैसे वो पूछेगा नहीं, ठीक है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के हिसाब से फॉरेस्ट को कैसे क्लासीफाई किया है यूपी में। हर जगह ये वैसे है तो रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट वहाँ जहाँ पे आप एग्रीकल्चर करने के लिए भी नहीं जा सकते, और अदर एक्टिविटीज़ के लिए आप नहीं जा सकते, आपको बहुत स्ट्रिक्ट परमिशन लेनी पड़ती है। ये हो गया रिजर्व। रिजर्व मतलब संरक्षित, हिंदी में मैं बोलूँ तो संरक्षित, तो मतलब इनको रिजर्व कर दिया। तो जो चीज़ आपकी रिजर्व है घर पे भी, उसको आप, जैसे आपकी सेविंग ही है वो रिजर्व है, तो आप उसको जल्दी से यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो ये नहीं करते। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का ठीक है, बोले आप यूज़ कर सकते हो लेकिन सस्टेनेबली कर सकते हो आप, एग्रीकल्चर भी बाकी सब काम भी, लेकिन बहुत सस्टेनेबली। अब देखिए इसमें जो प्रो शब्द होता है ना,
इससे आपको डिकोड करना है। प्रो का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा एक्टिव होते हुए, तो आप एक्टिव होके थोड़ा सा यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा कंजर्व भी करना पड़ेगा। ओके, अगला है अनकैटेगराइज, मतलब ऐसे वन जिसका सरकार ने अभी बताया नहीं है कि भाई कौन से हैं ये, इसे किस कैटेगरी में लेके आए, तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, तो आपको लग रहा होगा कि ये कम है, कम नहीं है, यही सफिशिएंट है, इसमें और कुछ है ही नहीं। तो देखिए एक एक जैसा एरिया है, पूरा प्लेन एरिया है, तो कैसे वैरायटी मिलेगी, आप थोड़ी बनाएंगे उसको। अगला आता है उपवन। उपवन क्या होते हैं, ये जो सेक्रेड होते हैं ना, जिनकी पूजा होती है, सेक्रेड फॉरेस्ट। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कहीं कहीं पे जिनकी पूजा होती है, कुछ ट्राइब्स हों या वहाँ के लोग हों या लोकल डिटीज उनको मानते हों, इस वजह से इनको उपवन बोलते हैं। ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि लोग इनमें भगवान का निवास मानते हैं, इस वजह से इनको कट नहीं करते, इनकी पूजा करते हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है, आप इसको एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं मेंस में। तो ऐसा ही है एक बोरिया समाया, कहाँ पे, बहराइच। बै से बोरिया, बै से बहराइच, ठीक। अब गोंड बै से एक चीज और याद रखना, बहराइच में एक और है, क्या है, परमहंस कुटी। तो दो तो इसके हो गए, ठीक। अगला दो गोंडा के हो गए, कौन से हैं, झल्ली और पृथ्वीनाथ, ठीक है। झली मतलब ऐसे रख लो, झल जल, और पृथ्वी मतलब पृथ्वी, तो एक नेचुरल जितने नाम है ये गोंडा में हो गए, ठीक। एक आएगा शिवाला बाग, ये बहराइच, और देवी पाटन बलरामपुर। गोरखनाथ पीठ द्वारा प्रबंधन इसी का होता है, किसका, देवी पाटन का। तो आपको बस 3 जिले के नाम याद रखने हैं, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। पहली चीज तो बाकी सारे जिलों को भूल जाना है, अगर वो उपवन के बारे में पूछे तो इन तीनों पे आ जाना है। इन तीनों में कंफ्यूजन हो तो आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इसकी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं और टिक मार के आ जाना, बस ये उसी काम के हैं। नेक्स्ट, आप इसको एक दो नाम थोड़े से रट सकते हैं ताकि आप उसको मेंस में यूज कर पाए। तो इजी वाला जो भी आपको लग रहा हो अपने हिसाब से कर लेना, जैसे मुझे पृथ्वीनाथ गोंडा, तो सही है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट्री। अब जो फॉरेस्ट्री है ये वनिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। 1970 में कानपुर में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च एक लेबोरेटरी प्रयोगशाला बनाई गई, उसको बाद में कन्वर्ट करके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कर दिया गया, वो यूपी का लोकल का। वैसे कहाँ पे है फराई, देहरादून में। तो 1970 में कुछ ऐसे प्रयास हुए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेंस में अगर आएगा तो आपको जो सरकार के प्रयास है वो भी लिखने होते हैं कंक्लूजन से पहले, तो इसको लिख देना। अगला लिख देना एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है कि आप सपोज ये खेत है, यहाँ पे आप ये फसलें लगा रहे हैं, बीच में आपने पेड़ भी लगा दिए इसको, ठीक है, ये फिर से फसल, ये पेड़। तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी होती है कि आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, फॉरेस्ट्री भी हो रही है साथ साथ। तो ये एक सस्टेनेबल वे है फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। अगला है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट। कि इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट क्या, कि सपोज आपने इंडस्ट्री के लिए कुछ प्लांट्स लगाए, जैसे एक आपने लगाया टीक वगैरह, आपने सुना होगा, सागौन लगाते हैं, साल लगाते हैं, साल साल की लकड़ी किसमें, फर्नीचर में बहुत काम आता है इसका। तो ऐसा थोड़ी कि आप पेड़ को काट ही नहीं सकते, भाई फर्नीचर भी तो बनना है। तो आपने पेड़ लगाया, उस पेड़ साल की लकड़ी लगाई, वो फर्नीचर में यूज हुई, फर्नीचर आपने परचेज किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक सस्टेनेबली प्रमोशन होगा फॉरेस्ट लगाने का। अब देखिए किसी वजह से फर्नीचर के दाम बढ़ जाएं तो इस साल की लकड़ी के दाम बढ़ जाएंगे, तो जो पेड़ लगा रहे हैं इन पेड़ों के दाम भी बढ़ जाएंगे, तो किसान क्या करेंगे, पेड़ लगाने स्टार्ट कर देंगे। तो ये इनिशिएटिव भी है और आप इसको मीन्स में बहुत हिसाब से यूज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत वैलिड पॉइंट है। एक कैंपेन भी है, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, लिख सकते हैं कहीं पे इसको। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है, कैसे आपको डील करना है ऐसे क्वेश्चन से। वो हम लास्ट में जो पीवाईक्यूज होंगे सारे, प्लस जो भी पूछ सकता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, वाइल्ड लाइफ पे आते हैं फटाफट। ये प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसके पॉइंट बस एक दो नाम यूज कर सकते हैं। पहला, दूधवा नेशनल पार्क कब बना, 1968 में। देखिए एक ही था ये, तो इसका ईयर आपको याद रखना है 1968, क्योंकि अभी उत्तराखंड पीसीएस में केदारनाथ वगैरह का उनका ईयर के हिसाब से उन्होंने मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ था। तो दूधवा नेशनल पार्क 1968। इसके बाद जो आसपास का रीजन है, किशनपुर और कतरनी घाट, ये सब आप देखना लखीमपुर और पीलीभीत, लखीमपुर और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के इस रीजन में ही है दोनों। तो इन सबको मिला के सरकार ने इसको दूधवा टाइगर रिजर्व घोषित किया था, ठीक है, दूधवा टाइगर रिजर्व। तो ये इन तीनों से मिलकर बना है, तो तीनों आसपास ही होंगे, लखीमपुर और पीलीभीत इन दो जिलों के बीच में है, ठीक। नेक्स्ट,
इसमें देखिए ये दूधवा टाइगर रिजर्व है, तो 2 टाइगर रिजर्व और हैं, प्रॉपर नहीं है लेकिन वो किसी ना किसी टाइगर रिजर्व का पार्ट है। जैसे पीलीभीत, तो ये तो दूधवा में ही आ जाएगा, पीलीभीत ये रहा। और अमन जो है ना, तो जो कॉर्बेट है अपना, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड का है, तो ये यूपी के बिजनौर से भी टच करता है, ठीक है, बिजनौर से तो इस रीजन में यहाँ पे आता है अमन। तो अमन ये जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, ये कॉर्बेट का ही एक तरह से बफर जोन है। तो वो बस पूछेगा आपसे कि अमन टाइगर रिजर्व जो बफर जोन है, या फिर नहीं भी पूछे बफर जोन नहीं है, तो वो कहाँ पे है, तो यूपी के बिजनौर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डियर, यहाँ पे डियर भी पाए जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क के बारे में देखते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह के नाम पे थी 1921 में, फिर एक गोरखपुर में बना, फिर कानपुर में बना। तो एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ कि आप इसको कहीं यूज़ कर लें, इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, इसमें क्या है, इस मैप को आपने पॉज करना है वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार करते रहना, ठीक है, आपको ईजी रहेगा याद करने में, सब कुछ है इसमें। देखिए अमनगढ़ कहाँ पे है, बिजनौर। नेक्स्ट, हस्तिनापुर मेरठ में है, ठीक, मेरठ और बिजनौर के एकदम बॉर्डर पे है। पीलीभीत, पीलीभीत में होगा तो इसको याद नहीं रखना है। ओखला कहाँ पे है, नोएडा, ठीक है, नोएडा का नाम ही ओखला है, ठीक है। अगला पटना, ये एटा जिले में है, एटा में है। सूर सरोवर इधर आगरा में है। मैनपुरी में समन है, इनको आपने पता होगा, ये वेटलैंड है, इनको रामसर में भी नोटिफाई किया गया था, ठीक है। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, इडावा में, ओके। अगला ये देख सकते हैं आप, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज सेंचुरी कहाँ पे है, उन्नाव, नै से नवाब, उन्नाव, नै से नवाबगंज, ठीक। तो ऐसे करके आप इसको पूरे को देख सकते हैं। मैं ऐसे बोल बाई बोल बोलूँगा तो आपको टाइम ही वेस्ट होगा, मज़ा नहीं आएगा। कैमूर, देखिए कैमूर की इधर पहाड़ी भी है, बिहार से टच करती है, तो आपको इसको पॉज करके देखना है, सारा इसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है।